नमस्कार दोस्तों जब कभी कभी बदलाव के लिए हम लोग शायरी की शरण लेते हैं या शायरी से जुड़ी हुई गाथाओं की शरण लेते हैं तो बहुत सारे दिलचस्प किस्से भी सामने आते हैं। एक दिलचस्प किस्सा जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ वो नीरज और अटल जी के बारे में है। नीरज और अटल जी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या मामला है, किसको जोड़ रहे हैं। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत रत्न और संभवतः स्वतंत्र भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और एक्सेप्टेबल स्वीकार्य प्रधानमंत्री राजनेता, और कहाँ नीरज एक फक्कड़ कवि, गीतकार जिन्होंने अपने गीतों से तो धूम मचाई, लेकिन राजनीति से उनका कोई दूर दराज का रास्ता भी, कोई संबंध भी नहीं था। मित्रों, ये जो बात मैं आपसे बयान कर रहा हूँ इसमें ये स्वयं अटल जी ने कृपा की कि ये थोड़ा सा संस्मरण भी बांट लिया कि मेरा संबंध भाई शायरी से बहुत ज़्यादा रहा है, करीबी रिश्ता रहा है। तो मैं अगर सदाए सरहद की बस लेकर भी जाता हूँ और मेरे साथ कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, कुछ कवि साहित्यकार होते हैं, तो ये भी सिद्ध होता है इस बात से कि मैं सिर्फ दिखावा नहीं करता, इन चीज़ों से लिखने लिखाने से और जो प्रस्तुतियां हैं सृजन की दुनिया की, क्रिएटिविटी की दुनिया की, उनसे मेरा गहरा रिश्ता रहा है, सदा रहा है। और इसी बीच में वो रोचक संस्मरण भी ये बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया, और कॉलेज में जब प्रवेश लिया तो उस वक्त संकट घर में ये था कि पिताजी कहते थे कि मैंने भी कानून की शिक्षा प्राप्त करनी है, मुझे क्यों वंचित रखा जाए, मैं क्यों पीछे रहूं। तो बाप बेटा दोनों ने एंट्रेंस पास कर ली, दोनों ही उसमें जो लॉ कॉलेज के लिए दोनों में एडमिशन ले ली, दोनों ने यूनिवर्सिटी में। और उसी साल उन्हीं दिनों 1 या 2 दिन का फ़र्क पड़ा, श्रीमान गोपाल दास नीरज भी उसी स्थान पर पढ़ने के लिए आ गए। और ये भी विचित्र संयोग है कि हॉस्टल के उसी फ्लोर पर नीरज रहते थे और उसके साथ दूसरे फ्लोर के एक कमरे, उसी फ्लोर के एक दूसरे कमरे में, एक अन्य कमरे में, साथ साथ तो नहीं थे लेकिन कुछ कमरे छोड़कर किसी एक अन्य कमरे में दोनों बाप बेटा रहते थे। और वहाँ ये दिखावा, ये शो नहीं किया गया था, ये दिखाया नहीं गया था रिकॉर्ड पे कि दोनों बाप बेटा एक ही कमरे में रहते हैं, क्योंकि इस बात की भी इजाज़त विशेष रूप से अनुमति मांगती है, वो इजाज़त लेनी पड़ती है कुलपति से, और इजाज़त मिले ना मिले उनके उत्कट जीवन की एक अभिलाषा थी कि लॉ कॉलेज में दाखिला मिले, वो भी पढ़ें। और पिताश्री की जिद थी कि मैं भी तो पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे से पीछे कैसे रख सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ये संबंधों का जो एक मीठापन है, माधुर्य है, ये उस काल में नीरज जी और अटल जी के बीच में बना रहा। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जब मुशायरों का। अब दोनों की भाषा तो एक जैसी थी, लेकिन अटल जी में कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्राधान्य था, हिंदी के शब्द कुछ वो ज़्यादा प्रयोग में करते थे। और सबसे बड़ा हट ये होता था कि ये अटल जी की ज़ुबानी में बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा ये हट होता था कि बात जो है वो श्रोता तक पहुँच जाए। और नीरज भी उसी भाषा में बात करते थे कि अपनी बात को, अपनी संवेदनाओं को वहाँ तक पहुँचा सके। दर्द दिया है, अश्रु स्नेह है, बाती केवल श्वास है, ऐसे गीत नीरज ने उन दिनों में मंचों पर गाए। और ये गीत जब गाया तो उसी मंच से अटल जी ने भी अपनी कविता का पाठ किया। और दोनों में अक्सर ये झगड़ा इस बात के लिए हो जाता कि यार जहाँ तुम जाओगे मैं तो नहीं जाऊँगा। तो अटल जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, तो उसने कहा तुम तो अपनी वो वीर रस की एक आध कविता सुनाकर तुम छा जाते हो, लोग तुम्हारे पीछे हो लेते हैं कि अटल 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 बोलते हैं, बार बार तुम्हारी मांग होने लगती है। और अटल कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं इस बात का लगता कि मूर्ख आदमी, कि जब तुम तरन्नुम में गाते हो जिसमें मेरा दूर का भी रिश्ता तरन्नुम से, गायन से नहीं है, तुम जब तरन्नुम में गाते हो गीत कोई भी, तो लोग तेरे दीवाने हो जाते हैं। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, जो तुमने मंच पे प्रस्तुति की वो तो फिल्म में भी पार्श्व गायकों ने भी उसकी प्रस्तुति उस ढंग से नहीं की, नहीं कर पाए। और तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और दोनों का एक साथ किसी मंच पर होना इस बात की तस्दीक माना जाता है कि अगर दोनों हैं
तो ये लाजिम है, ये अनिवार्य है कि कवि सम्मेलन या वो मुशायरा सफल रहेगा। तो ये दोनों में एक माधुर्य भी था, एक साझा रिश्ता भी था, सृजन की दुनिया का, क्रिएटिविटी की दुनिया का, और इस रिश्ते को निभाया भी। और अटल जी ने एक बार कहा कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक किसी भी उत्तर प्रदेश के किस शहर का उन्होंने नाम लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक नगर में हम लोग कवि सम्मेलन पर गए तो वहाँ हम लोगों की ट्रेन जो है वो लेट हो गई। जब हम पहुँचे तो कवि सम्मेलन संपन्न हो चुका था, आयोजक भी अपने अपने घर जा चुके थे, दरियाँ उठाने वाले भी शायद चले गए होंगे या रह गए होंगे। हम बड़े हताश हुए कि अब क्या करें। तो अटल जी ने बताया कि हमें उसके बाद जब हम निकले वहाँ से एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, एक होटल में, ढाबे पर, जो भी था, आम जगह थी जहाँ खाना खाने के लिए बैठे, तो वहाँ सबसे बड़ी संकट ये भी था कि इसका बिल कैसे चुकाएंगे यार, ये खाने पीने का, इसलिए थोड़ा सा सादा दाल रोटी से गुजारा करो और कोई सब्ज़ी वगैरह की या दूसरी डिश को मारो गोली। और उसी स्थान पर राजनारायण बिसारिया, जो प्रख्यात साहित्यकार भी थे और भारतीय सूचना मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी भी थे, दृश्य और श्रव्य जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है उसके भी वो प्रणेता थे, निर्देशक थे, और लोकप्रिय एक उद्घोषक के रूप में उनकी मान्यता थी। बीबीसी के साथ भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे थे। तो राजनारायण बिसारिया भी वहाँ खाना खा रहे थे। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो बड़े तपाक से दोनों के पास आए कि आओ यार इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और अटल जी कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हुए कि चलो इसी बहाने ये बिसारिया के पास 4 पैसे भी हैं और हमारा बिल भी चुका देगा। और उसके बाद जब खाना खुना खा लिया तो बिसारिया ने पूछा, हाँ बताइए क्या प्रोग्राम है इस दो महान शायरों का। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो यह कि हमारे लिए रात को सोने की व्यवस्था करो, वो हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि आयोजक नज़र कोई नहीं आ रहा, और दूसरा हमें अपने अपने घर लौटने के लिए टिकट भी लेकर दो क्योंकि वो आयोजक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो मित्रों ऐसे किस्से ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में आए जब दोनों ने अंतरंग भाव से एक दूसरे को जिया, एक दूसरे की प्रशंसा की और खुले मन से एक दूसरे को गहरे मैत्री बंधन में बांधे रखा। इसलिए आज दोनों ही अपने अपने स्तर पर शिखर को छूने लगे थे अपनी अपनी काल में, और आज दोनों को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, अच्छे प्यार के साथ, स्नेह के साथ, सम्मान के साथ याद किया जाता है। शुक्रिया।